हेलो नमस्कार, मैं एल के एजुवोट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पुर्तगालियों का आगमन और उसमें हमने 3 क्लास ले चुके हैं। अर्थात पुर्तगालियों के जितने भी उन्होंने आकर फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब भाई जब आए थे भारत में तो उन्होंने कुछ युद्ध भी लड़े थे, जैसे फ्रांसिस डी अल्मेड़ा ने 1508 और 1509 में 2 युद्ध लड़े थे। एक तो चोला का युद्ध लड़ा, दूसरा दीव का युद्ध लड़ा था। और किससे लड़ा? गुजरात से। गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़ा से लड़ा था। पहले में पराजित हुआ, द्वितीय में पराजित किया था उसने, फ्रांसिस डी अल्मेड़ा ने। इसके बाद पहला कौन आया था पुर्तगाली गवर्नर बनकर? कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा आया 1505 से 1509 तक, और उसने 2 युद्ध लड़े थे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। नीले पानी की नीति वगैरह ये सारी चीज चलाई थी, ठीक है। और जो अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके बाद कौन आया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, फिर नीनो डी कुन्ना आता है, और लास्ट में अल्फांसो डी सूजा आता है। ये ऐसे पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आए थे। अब आए थे तो भारत में निश्चित सी बात है कि कोई नया व्यक्ति कहीं कोई दूसरे देश में जाएगा और अपना साम्राज्य स्थापित करेगा तो संघर्ष तो होंगे, वहाँ के निवासियों से होंगे। पहले से जो व्यापार कर रहे हैं वो ईर्ष्या भाव रखेंगे कि ये लोग आ गए और हमारे अब व्यापार को आपस में बांटेंगे। तो इसी तरह ऐसे संघर्ष हुए, और संघर्ष हुए तो उन्होंने क्या है, संघर्ष जैसे जैसे बढ़े तो पहला संघर्ष जो होता है, सबसे पहला वो देखा जाता है गुजरात के शासकों से। अब गुजरात के शासक क्या कर रहे थे, जैसे पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने तुर्की राज्य से संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था। और तुर्की पुर्तगालियों के दुश्मन थे, जो कि खानदानी दुश्मन थे। समझे कैसे? खानदानी दुश्मन थे, समझ रहे हो? क्योंकि उसने कुछ तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया था 1453 में। तो उनका जो रास्ता था, व्यापारिक मार्ग था, स्थल मार्ग, व्यापारिक स्थल मार्ग था, वो कैसा हो गया? बंद हो गया था। वहां से व्यापार नहीं करने दे रहे थे। तो अब क्या, वो खानदानी दुश्मन बन चुके थे तुर्की। अब क्या होता है, उधर तुर्की को भी व्यापार की समस्या आने लगी। ये हिंद महासागर पे एकाधिकार स्थापित कर रहे थे। जैसे जैसे मैंने बताया था, अल्फांसो डिसूजा आया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, तो उसने सबसे पहले 1510 में गोवा छीना था। उसके बाद 1511 में मलक्का छीना था, जिसे पूर्वी एशिया देशों की मंडी कहा जाता है। उसके बाद 1515 में हारमुज छीना था, जीत लिया था। किसे? मिस्र से, और इनसे अधिकार, हारमुज पे अधिकार कर लिया था, जिसे एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस तरह से ये अपना एकाधिकार स्थापित कर रहे थे। और कार्टेज अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था तो लागू की थी, जो कि हिंद महासागर पे प्रभुत्व स्थापित करना था, नीले पानी की नीति, ठीक है। तो अब जो संघर्ष हुए हैं, तो हेडिंग डाल लो आप, पुर्तगाल और भारतीय प्रतिरोध। हेडिंग है हमारी पुर्तगाल व भारतीय प्रतिरोध। दिख रहा है ना? हाँ, सिंपल सी बात है भाई। किसी नए देश में आप भी जाओगे, अगर वहां साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करोगे तो प्रतिरोध तो करना पड़ेगा, विरोध तो होगा आपका। आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, वहां आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध। अब इस क्रम में पहला प्रतिरोध होता है पुर्तगाल, गुजरात और तुर्क संघर्ष। हेडिंग है अपनी पहला, पुर्तगाल गुजरात व तुर्क संघर्ष। तुर्की संघर्ष ऐसा डाल सकते हो, तुर्की संघर्ष, ठीक है। गुजरात, पुर्तगाल और तुर्की संघर्ष। लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखना है पुर्तगाल, गुजरात और तुर्की संघर्ष में पहला पॉइंट लिखना है। गुजरात शासक बहादुर शाह, गुजरात शासक बहादुर शाह
ने पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति देखकर, पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ती शक्ति देख की बढ़ती शक्ति देख शक्ति देख तुर्की राज्य से मधुर संबंध स्थापित किए, मधुर संबंध स्थापित किए। ठीक है, मधुर संबंध स्थापित किए थे। गुजरात शासक बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति देख तुर्की राज्य से मधुर संबंध स्थापित किए। अब ये पुर्तगालियों को खतरा नजर आ रहे थे, तो पुर्तगाली धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। यह संबंध पुर्तगालियों को खतरा नजर आ रहा था। ठीक है, खतरा नजर आ रहा था। अगला पॉइंट लिखिए, गुजरात शासक के आग्रह पर तुर्की राज्य ने, अगला पॉइंट है गुजरात शासक बहादुर शाह, ऐसा लिखिए क्योंकि बहादुर शाह तो मारा जाएगा बीच में, तो फिर ऐसा लिखो, गुजरात शासकों के आग्रह पर तुर्की राज्य ने चार बार पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, 4 बार पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, 4 बार तुर्की राज्य ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया। कितने बार किया था? 4 बार किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं 4 बार पुर्तगालियों के खिलाफ आक्रमण अभियान किए थे। अब पहला अभियान अपन को लिखना है, कौन सा पहला अभियान लिखना है? लिखिए, प्रथम अभियान। प्रथम अभियान, ठीक है। लिखिए, प्रथम अभियान डैश करके लिखना है। प्रथम अभियान डैश करके लिखिए। 1529 में कब किया? 1529 में सुलेमान रईस के नेतृत्व में सुलेमान रईस के नेतृत्व में किया। अब सुलेमान रईस के नेतृत्व में तो किया था। अब इस अभियान के दौरान जो पुर्तगालियों पर अभियान किया था, इस समय इनमें तुर्की सेना में एक तोपची था, उसका नाम था रूमी खान। क्या नाम था? रूमी खान। और रूमी खान बहादुर शाह की सेना में रुक गया था। रूमी खान बहादुर शाह की सेना में रुक गया था। तो यहां लिखिए, अगला यहां लिखिए, इस अभियान में तोपची रूमी खान
बहादुर शाह की सेना में रुका। ठीक है, कौन? तोपची रूबी खान बहादुर शाह की सेना में रुका। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं अपन, अगली स्लाइड पे आ जाओ। दूसरा अभियान लिखते हैं। दूसरा अभियान डैश करके लिखिए आप। ठीक है, दूसरा अभियान लिखिए। सुलेमान पाशा के नेतृत्व में हुआ। सुलेमान पाशा के नेतृत्व में हुआ। सुलेमान पाशा के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? पाशा के नेतृत्व में हुआ। जिस अभियान में जिसमें पुर्तगालियों को द्वीप से हटाया। पुर्तगालियों को द्वीप से हटाया। एक्चुअल में क्या हुआ था? पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ रही थी। पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ रही थी तो गुजरात शासकों पुर्तगालियों ने दोनों तरफ, एक तो इधर मुगल भी आ गए थे और इधर पुर्तगाली थे। अब दोनों तरफ क्या हुआ? दोनों तरफ से गुजरात पे अभियान होने लगे थे। तो गुजरात शासक ने पुर्तगालियों से संधि कर ली थी और उसको दमन और दीप दे दिया था। दमन और दीप दे दिया था। ठीक है, अब क्या होता है? दमन और दीप 1535 और 36 में हुमायूं का अभियान होता है गुजरात पे। किस पे? हुमायूं का अभियान होता है गुजरात पे। तो उसके विरोध से बचने, उसके अभियान से बचने के लिए पुर्तगालियों से संधि कर ली। अब संधि की तो द्वीप क्षेत्र किसको दे दिया था? पुर्तगालियों को। अब पुर्तगाली कालांतर में उस पर 1526-36 के समथिंग उस पर कोठी स्थापित कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे। तो बहादुर शाह ने इसका विरोध किया कि मैंने किलेबंदी करने के लिए नहीं दी है, मैंने आपको व्यापार करने के लिए क्षेत्र दिया है। तो वो किलेबंदी जैसे ही कर रहे तो फिर दोनों में एक बोले कि समझौता करते हैं, चलो आओ समझौता करते हैं। समुद्र की सैर पर निकलते हैं और दोनों में हाथापाई झड़प हो जाती है। झड़प के कारण वो समुद्र में गिर जाते हैं बहादुर शाह और उनकी मृत्यु होती है। तो लिखिए, ठीक है। तो द्वीप से हटाया कब? किसने? तुर्कियों ने। ठीक है, सुलेमान पाशा के नेतृत्व में अभियान हुआ। तीसरा अभियान लिखिए। अब 1536 में बहादुर शाह तो चले जाते। अब फिर लेकिन गुजरात में शासन तो फिर भी था ना। अब भले उस 1540 में हुमायूं चला जाता है, शेरशाह सूरी आता है, धीरे धीरे फिर भी शासन चल रहा था। तो लिखिए अगला पॉइंट, तीसरा अभियान लिखना है। लिखिए तीसरा अभियान, पेरी रईस के नेतृत्व में तीसरा अभियान। कब होता है? 1551 में। ठीक है, 1551 में तीसरा अभियान होता है। और ये कब होता है? 1538 में होता है। ये 1538 में। ठीक है, चलो लिखिए 1551 में डैश करके लिखिए। यह अभियान पेरी रईस के नेतृत्व में पेरी रईस के नेतृत्व में मैं हुआ। किसके नेतृत्व में? पेरी रईस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसमें जमहूरियन शासकों ने इसमें
जैमोरिन शासकों ने, वही जैमोरिन शासक जिन्होंने पुर्तगालियों का स्वागत किया, मतलब ये पैतृक उपाधि है। जैमोरिन शासकों ने तुर्कों का सहयोग किया। ठीक है, तुर्कों का सहयोग किया। चौथा अभियान लिखेंगे अपन, हेडिंग डाल लो, चौथा अभियान। चौथा अभियान कब हुआ? 1554 में। लिखिए, यह अभियान अली रईस के नेतृत्व में, यह अभियान अली रईस के नेतृत्व में हुआ। अब देखो कब हुआ था? 1554 में होता है। कब होता है? 1554 में। ठीक है, 1554 में होता है। अब कालांतर में क्या, 1556 में तुर्कों और पुर्तगालियों के मध्य संधि हो जाती है, जिसके तहत व्यापार का बंटवारा कर लिया जाता है। ठीक है, कालांतर में, आगे लिखिए, कालांतर में नहीं, ऐसे लिखिए, 1556 में, 1556 में तुर्क और पुर्तगाल के मध्य, तुर्कों ऐसा लिख लो, तुर्कों और पुर्तगाल के मध्य संधि हो जाती है, जिसमें व्यापार का बंटवारा हुआ, जिसमें हिंद महासागर के व्यापार का बंटवारा हुआ, हिंद महासागर के व्यापार का बंटवारा हुआ। ठीक है, जिसमें हिंद महासागर के व्यापार का बंटवारा हुआ। चलो, अब क्या होता है, जे सभी अभियानों में वैसे गुजरात के शासकों ने तुर्कों का साथ दिया था, परंतु जो दूसरा अभियान था, तीसरा अभियान, बीच में जो दूसरा अभियान होता है ना एक, उसमें क्या हो जाता है, दूसरे अभियान सुलेमान पाशा के नेतृत्व में, उधर क्या होता है, उधर मुगलों ने आक्रमण कर दिया, इधर से पुर्तगाली तो कर ही रहे थे पहले से, तो पुर्तगालियों से संधि कर ली थी बीच में। तो अपन ने डायरेक्ट ऐसे लिखना है कि उपरयुक्त अभियानों में गुजरात ने तुर्कों का साथ दिया था। ठीक है, चलो अब अगली हेडिंग डाल लो, पुर्तगाल बीजापुर के मध्य संघर्ष। अगली हेडिंग है पुर्तगाल बीजापुर के मध्य संघर्ष। पुर्तगाल बीजापुर के मध्य संघर्ष। ठीक है, पुर्तगाल बीजापुर के मध्य संघर्ष। पुर्तगाल बीजापुर के मध्य संघर्ष देखना है। भाई देखो, पुर्तगाली आए तो वहां सभी कर रहे हैं ना, विजयनगर भी था, बीजापुर भी था, गोलकुंडा भी था, गुजरात भी था, तुर्की भी थे, मिस्र भी थे, सबके साथ संघर्ष होना है। सिंपल सी बात है, जब मराठों ने भी अपना साम्राज्य विस्तार किया तब भी पुर्तगालियों से उनके संघर्ष हुए थे। याद करो 1738 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों को भगाया था गोवा से,
याद है, पुर्तगालियों को गोवा से भगाया था 1700, हाँ 1738 में तो बसीन छीना था, और बाकी 1664 में सूरत लूट होती है, तो पुर्तगालियों को भी लूटते हैं। कौन लूटते हैं? शिवाजी महाराज। याद करो, मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो अपन इसमें लिखेंगे पुर्तगाल बीजापुर के मध्य संघर्ष, पहला पॉइंट लिखो। लिखिए पहला पॉइंट, विजयनगर के प्रतिरोध के कारण, विजयनगर के प्रतिरोध के कारण बीजापुर के शासक पुर्तगालियों के साथ थे, ठीक है। प्रारंभ में क्या था? विजयनगर के प्रतिरोध के कारण बीजापुर के शासक पुर्तगालियों के साथ थे, परंतु कालांतर में क्या होता है, 1565 में क्या नाम है, 1565 में एक युद्ध होता है, उसका नाम था तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, जिसमें विजयनगर क्या पराजित होता है, पराजित हो जाता है। उसके उपरांत बीजापुर के शासकों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था, तो लिखते हैं अपन। परंतु 1565 में तालीकोटा, बन्नीहट्टी, बन्नीहट्टी भी बोल सकते, के युद्ध के बाद विजयनगर पराजित हुआ। बन्नीहट्टी के युद्ध में, ऐसा लिखिए, कि युद्ध में विजयनगर पराजित हुआ। ठीक है, विजयनगर पराजित हुआ। तब बीजापुर ने पुर्तगालियों का विरोध किया। तब बीजापुर पुर्तगालियों के प्रतिद्वंदी बन गया था। पुर्तगालियों का प्रतिद्वंदी बन गया था। ठीक है, तब बीजापुर पुर्तगालियों का प्रतिद्वंदी बन गया था। अगला पॉइंट लिखिए, दक्षिण के राज्य बीजापुर, अहमदनगर और पुर्तगालियों पर। अगला पॉइंट लिखिए, अब देखो पुर्तगाल विजयनगर पराजित हो गया, अब दक्षिण के जो राज्य थे, तो लिखिए दक्षिण के राज्य बीजापुर, कोष्टक में लिखना बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, दक्षिण के राज्य बीजापुर, अहमदनगर और जैमोरिन ने संयुक्त होकर या संगठन बनाकर संयुक्त होकर 1570 में पुर्तगालियों पर
अभियान किया, जिसमें संगठन पराजित हुआ, जिसमें भारतीय संगठन पराजित हुआ। देख रहे हो पुर्तगाली कितने शक्तिशाली बन गए कि तीनों ने, बीजापुर, अहमदनगर और जयपुर, इन शासकों ने मिलकर 1570 में पुर्तगालियों पर अभियान किया था। तो पुर्तगालियों ने इन तीनों संयुक्त संगठन को, मतलब भारतीय संगठन को पराजित कर दिया था। कब? 1570 में। समझे? चलो यहां समझा देता हूं। देखो क्या है, ये था भारत। अब देख रहे हो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, माफ कीजिए, ये वाला क्षेत्र है ना, ये किसका आ गया? पुर्तगालियों का। यहां कौन था? विजयनगर। माफ कीजिए, यहां कौन है? विजयनगर। ये विजयनगर, ठीक है। और अहमदनगर। इसके बाद यहां कौन है? केरल में जैमोरिन बैठा है, यहां गोलकुंडा है, ठीक है। गोलकुंडा, विजयनगर, और ये कौन थे? पुर्तगाली। इन्होंने संयुक्त बेड़ा को पराजित कर दिया, मतलब संयुक्त भारतीय सेना को पराजित कर दिया था। कब? 1570 में। अब हेडिंग डालो, मुगल पुर्तगाल संघर्ष। अगली हेडिंग रहेगी हमारी मुगल पुर्तगाल संघर्ष। अब इसके जीतने के कारण भी होंगे ना, जैसे ये पुर्तगाल बीजापुर के मध्य संघर्ष था, ये तीनों संयुक्त, तो जिसमें भारतीय संगठन को पराजित किया पुर्तगालियों। तो पुर्तगालियों को जीतने के कारण क्या थे? कि ये इनकी नौसेना शक्ति, देख रहे हो कितनी शक्तिशाली थी नौसेना, जिससे इन्होंने मिस्र, अरब, जो भी व्यापार कर रहे सबको पराजित कर दिया था। किसने? पुर्तगालियों ने। कार्टेज अल्मेड़ा काफिला व्यवस्था लागू की, और उन्होंने सिर्फ इसी मकसद से लागू की कि हम व्यापार में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। उनका यहाँ से पैसे कमाने का मतलब नहीं था कि कार्टेज अल्मेड़ा व्यवस्था से जो अपन टैक्स उनको परमिशन देंगे उससे पैसे कमा, नहीं नहीं, व्यापार पर एकाधिकार करना था, लाल हिंद महासागर पर एकाधिकार करना था, जिससे अधिक व्यापार कर सकते। बारूद, उसके बाद मसाले, ये बिल्कुल भी नहीं ले जाने देते किसी को भी, ठीक है। चलो लिखते हैं, अगली हेडिंग डालो, मुगल पुर्तगाल संघर्ष। अगली हेडिंग है मुगल पुर्तगाल संघर्ष। चलो लिखते हैं अपन इसमें, मुगल पुर्तगाल संघर्ष में। आज हमारा पुर्तगाल कंप्लीट हो जाएगा, कल हम डच कंपनी पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए, मुगलों के पास नौसेना का अभाव था, जिस कारण मुगल और पुर्तगालों के, भाई शुरुआत के जो मुगल थे जैसे बाबर, हुमायूं, उनके पास तो नौसेना का अभाव था ना, तो उन्होंने क्या है, जिस कारण मुगलों के पुर्तगाल से अधिक संघर्ष नहीं रहे। तो अपन लिखेंगे यहां पर, शुरुआत में मुगलों के पास नौसेना का अभाव था, जिस कारण एक सेकेंड रुकना, ठीक है। जिस कारण मुगलों के पुर्तगाल से
पुर्तगाल से कम संघर्ष हुए, कम संघर्ष हुए। ठीक है, अब लिखेंगे अपन पहला पॉइंट लिखिए, बाबर और हुमायूं का पुर्तगालियों से संबंध नहीं रहा। इसमें पहला पॉइंट लिखना है, बाबर और हुमायूं का पुर्तगालियों से संबंध नहीं रहा। ठीक है, बाबर और हुमायूं का पुर्तगालियों से संबंध नहीं रहा। अगला पॉइंट लिखिए, क्यों नहीं रहा, रीजन पता है? क्योंकि 1526 में बाबर आया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। 1530 से 1540 तक हुमायूं उधर ही लड़ रहा था, इधर आया ही नहीं था। 1501 अभियान किया था 1535-36 में गुजरात का, तो ज्यादा संघर्ष नहीं हुआ है उनका। किसका? बाबर और हुमायूं का कुछ हुआ ही नहीं है, सिंपल जो। अगला पॉइंट देखो, अकबर की, अगला पॉइंट, अब बात आती है कि 1556 में अकबर बैठ गया, तो अकबर ने भी एक बार कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था का परमिशन ली थी व्यापार के लिए, लेकिन कालांतर में अकबर की जो गोवा पुर्तगाली गवर्नर था ना, या गोवा में जो पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बैठता था, उससे मित्रता हो गई थी। अब पुर्तगाली थे ना, वो भी भ्रम में जी रहे थे कि शायद अकबर ईसाई बन जाए, शायद अकबर ईसाई बन जाए, ऐसे भ्रम में जी रहे थे। क्यों जी रहे थे? क्योंकि जो पुर्तगाली गवर्नर ने अकबर के दरबार में 3 बार धर्म आचार्य भेजे थे, जेसुइट संत, मतलब 3 धर्म जेसुइट संत पहुंचे थे अकबर के दरबार में। ठीक है, तो वो ऐसे भ्रम में जी रहे थे कि शायद अकबर ईसाई बन जाए, क्योंकि धर्मनिष्ठ अकबर कैसा था? अकबर धर्म सहिष्णु शासक था। ठीक है, असहिष्णु नहीं, सहिष्णु शासक था, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला शासक। तो लिखिए इसमें अकबर का गोवा पुर्तगाली गवर्नर, अकबर का गोवा पुर्तगाली गवर्नर से घनिष्ठ संबंध था। तो इसको क्या है? घनिष्ठ संबंध था, इसीलिए इसको व्यापार में परेशानी नहीं आती थी। अधिकांशतः व्यापार नहीं करते थे, हालांकि व्यापार बहुत कम करते, सिर्फ एक जहाज बुलाते थे लाल सागर से, या साल में एक बार। ठीक है, घनिष्ठ संबंध था, इस कारण संघर्ष नहीं हुआ। ठीक है, किसका? अकबर का। अगला पॉइंट लिखिए, अब यहां पे देख लीजिए, अगला पॉइंट लिखना है। अब देखो, अकबर निशुल्क कार्टेज अरमाड़ा काफिला व्यवस्था के लाल सागर में जहाज भेजता। तो अपन ने यहाँ ये लिखना है, यहां से लिख लो, अकबर निशुल्क कार्टेज अरमाड़ा व्यवस्था के लाल सागर में अरमाड़ा व्यवस्था के वर्ष में एक बार लाल सागर में
जहाज भेजता। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसमें, अगला पॉइंट लिखना है अपन ने। अकबर के दरबार में 3 जेसुइट संत भारत आए। अकबर के दरबार में 3 जेसुइट संत आए। ठीक है, तो उन्हें क्या था, पुर्तगालियों को ऐसा भ्रम हो गया कि शायद अकबर ईसाई बन जाए, शायद। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। जहांगीर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब देखो, ये तो हो गया अकबर। अगला पॉइंट लिखिए, जहांगीर तो भैया अपनी चित्रकला में खुश था या नूरजहां में खुश था। जहांगीर ने, ठीक है, नूरजहां में, तंबाकू में, क्योंकि पुर्तगाली तंबाकू ले आए, उसी में खुश हो गया। ठीक है, तो लिखिए, जहांगीर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक है, जहांगीर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगला पॉइंट लिखिए, शाहजहां के काल में बंगाल सूबेदार कासिम खान ने, अगला पॉइंट आया, शाहजहां के काल में बंगाल सूबेदार कासिम खान द्वारा, क्या नाम है, कासिम खान द्वारा किसके द्वारा, कासिम खान द्वारा 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से भगाया गया। से हटाया। ठीक है, शाहजहां ने थोड़ा सा प्रयत्न किया 1632 में, मतलब उनका सूबेदार था कासिम खान बंगाल का, उसने बंगाल से किसको, पुर्तगालियों को हटाया। अब हेडिंग डाल लो, पुर्तगाली कंपनी के पतन के कारण। पुर्तगाली कंपनी के पतन के कारण, हेडिंग है पुर्तगाली कंपनी के पतन के कारण। लिखिए, पुर्तगाली कंपनी के पतन के कारण, लिखिए पहला पॉइंट इसमें, पूर्ण नियंत्रण का अभाव। पहला पॉइंट क्या है, पूर्ण नियंत्रण का अभाव। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण का अभाव था, मतलब पहली बात तो यही थी कि पूर्ण नियंत्रण का अभाव। जैसे अदान की खाड़ी और मालाबार जो तट था उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था, तो यहां पर लिख लेंगे, अदान पर पूर्ण नियंत्रण नहीं, अगला पॉइंट है, मालाबार तट पर
मालाबार तट पर पूर्ण नियंत्रण नहीं। ठीक है, अदन है, अदान नहीं, माफ कीजिए, अदान अदन 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 पर। ठीक है, और मालाबार तट पर अदन। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए। ईसाई धर्म की दूसरी शाखा का खिलाफ होना। समझ रहे हो, देखो ईसाई धर्म की दो शाखाएं, ईसाई धर्म की दो शाखाएं कौन कौन सी, एक प्रोटेस्टेंट है और दूसरी है कैथोलिक। तो ईसाई धर्म की जो प्रोटेस्टेंट शाखा है वो कहां पर थी, हॉलैंड में थी, नीदरलैंड में थी, ब्रिटेन में थी। तो प्रोटेस्टेंट के कहां थे, नीदरलैंड और ब्रिटेन में। और बाकी के ये कौन थे, ईसाई धर्म के, मतलब जो पुर्तगाली थे वो कौन सी शाखा के थे, कैथोलिक धर्म के। तो इसकी दूसरी शाखा का विरोध किया जाना। तो लिखिए, ईसाई धर्म की दूसरी शाखा प्रोटेस्टेंट, क्या नाम है, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ईसाई धर्म की दूसरी शाखा प्रोटेस्टेंट, कोष्टक में डाल लेना, इंग्लैंड और डच और हॉलैंड का कैथोलिक शाखा का विरोध, कैथोलिक कोष्टक में लिख लेना पुर्तगाल। शाखा का विरोध। याद करो, पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आए, डच आए थे, और डचों के बाद कौन आए, अंग्रेज आए। अब ये ईसाई धर्म की दूसरी शाखा के थे, कौन से, स्टेंट है, माफ कीजिए, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट शाखा के थे ये लोग, क्या है, प्रोटेस्टेंट शाखा के थे, जो कि कैथोलिक धर्म के विरोध करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अब ये तो ये था। अब क्या होता है, 1580 में पुर्तगाल स्पेन के अधीन आ गया था। कब, 1580 में पुर्तगाल स्पेन के अधीन आ गया, और 1588 में स्पेन इंग्लैंड के अधीन आ गया। तो इनकी जो शक्ति थी वो स्वतः ही समाप्त हो गई थी। समझे, तो लिखिए, 1580 में पुर्तगाल स्पेन के अधीन आ गया, स्पेन के अधीन आ गया। ठीक है, तथा 1588 में स्पेन इंग्लैंड के अधीन हो गया, इंग्लैंड के अधीन आ गया। ठीक है, 1588 में स्पेन इंग्लैंड के अधीन आ गया। अब जब व्यापारिक वर्चस्व जो बनाए रखेंगे ना, जैसे कि व्यापारिक वर्चस्व कैसे बना, क्योंकि अब पुर्तगाल स्वतंत्र व्यापार कर रहा था, लेकिन 1580 में क्या, स्पेन ने अधिकार कर लिया पुर्तगाल पर। अब जैसे ही आगे चल के 1588 में इंग्लैंड ने स्पेन पर अधिकार कर लिया, तो पुर्तगाल तो वैसे ही आ गया इनके अधीन। ठीक है, चलो अब क्या होता है, हॉलैंड निवासी डचों ने धीरे धीरे पुर्तगाल के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तो अगला पॉइंट है, अभी टाइम है ना अपने पास, हाँ, लिखिए पहला पॉइंट, हॉलैंड निवासी
हॉलैंड, नीदरलैंड, कुछ भी बोल सकते हैं। हॉलैंड निवासी डचों ने पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार शुरू कर दिया। अधिकार करना, क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अधिकार करना शुरू कर दिया। अब देखो कौन कौन से क्षेत्र थे वो अपन यहां देखेंगे। ठीक है, यहां देखते हैं अपन कौन कौन से क्षेत्र पर कब अधिकार किया वो देखते हैं। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, हॉलैंड निवासी डचों ने भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार करना। जैसे कि देखा जाए सबसे पहले 1641 में मलक्का पर अधिकार किया। हालांकि 1605 में मसूलीपट्टनम में कोठी खोल चुके हैं। ठीक है, तो लिख लिए। और 1605 में, कब? 1605 में। और पुर्तगाल ने पहली फैक्ट्री कब खोली थी? मसूलीपट्टनम ने, माफ कीजिए, इंग्लैंड ने खोली। ठीक है, तो लिखिए 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने, है ना, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। ठीक है, 1610 में पुलिकट में अपना मुख्य पुलिकट में फैक्ट्री खोली। ऐसा लिख लो, फैक्ट्री खोली। अगला पॉइंट लिखिए, 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने कब किया था? 1511 में मलक्का पर। ठीक है, 1641 में, अगला पॉइंट है 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। कब? मलक्का पर। किसने किया था? डचों ने। ठीक है, किसका क्षेत्र था? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने कब जीता? 1511 में। अगला पॉइंट है 1652 में कैप ऑफ गुड होप, 1652 में कैप ऑफ पर अधिकार। ठीक है, 1658 में जाफना, जाफना कहाँ है? श्रीलंका का द्वीप है, पर अधिकार। और ये किसके अधिकार में थे? पुर्तगाल के अधिकार में थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, गोवा का घेरा डाला लेकिन गोवा को जीत नहीं सके थे। गोवा का घेरा डाला, गोवा का घेरा डाला, परंतु जीता नहीं, परंतु जीत नहीं पाए। ठीक है, जीत नहीं पाए। अब देखो ब्रिटेन द्वारा, अब ये तो किसने किया है? डचों ने, मतलब धीरे आकर पुर्तगालियों का दमन कर दिया। किसने? डचों ने। बची कुची जो शक्ति थी पुर्तगालियों का, उसका दमन किसने कर दिया? इंग्लैंड निवासी ने, अंग्रेजों ने कर दिया। तो अगली हेडिंग डाल लो, ब्रिटेन द्वारा अधिकार। ब्रिटेन द्वारा अधिकार। ठीक है, कहां? पुर्तगालियों पर। देखते हैं भाई ब्रिटेन द्वारा कहां कहां अधिकार किया था। अब देखो, सबसे ब्रिटेन आया तो उन्होंने डचों को भी पराजित कर दिया, पुर्तगालियों को भी पराजित कर दिया, तो बड़ी समस्या आ गई। तो लिखिए, सबसे पहले हारमुज पर अधिकार 1622 में। अब हारमुज को कब जीता था पुर्तगालियों ने? 1515 में। 100 साल, मतलब 100 साल बाद हारमुज खो दिया, जिसे एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है हारमुज को। तो लिखिए 1522, माफ कीजिए
1622 में हारमुज पर अधिकार। ठीक है, ब्रिटेन ने 1622 में हारमुज पर अधिकार कर लिया, जिसे एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए। 1661 में बंबई दहेज स्वरूप मिल गई। बंबई दहेज रूप स्वरूप मिली। देख रहे हो, भारतीय क्षेत्रों को जीतकर दहेज में दे रहे हैं यार, ये कौन सी बात हो रही। ठीक है, क्या हुआ था, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। किसके साथ? कैथरीन के साथ हुआ था, और बंबई दहेज स्वरूप दे दिया। अब क्या होता है, 1668 में पुर्तगाल के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पॉइंट वार्षिक दर पर किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया था। ठीक है, तो बंबई की दहेज स्वरूप मिली, जिसे 1668 में ब्रिटेन के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ऐसा लिखो, मिली जिसे। अब शादी वाली कहानी तो आपको पता ही है कि लिखानी पड़ेगी। ये भी शादी वाली कहानी कैसे कि किसका विवाह किसके साथ हुआ? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन से हुआ, पुर्तगाली राजा। ठीक है, वो तुम लिख लेना। जिसे ब्रिटेन शासक द्वारा 10 पौंड वार्षिक दर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ठीक है, कब दे दिया? 1668 में, जिसे ब्रिटेन शासक ने, माफ कीजिए, 1668 में। ठीक है, लिख लेना आप जहां भी आपको उचित लगे। अगला पॉइंट लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में सूरत के स्थान पर बंबई को मुख्यालय बनाया। ठीक है, बंबई को मुख्यालय बनाया। कब? 1687 में सूरत के स्थान पर बंबई को मुख्यालय बनाया। अगली हेडिंग डाल लो, सरकारी दखल अंदाजी। अब देखो, ये तो हो गई ब्रिटिशों के अधिकार में। इसमें एक और पॉइंट है, 1510 में मतलब गोवा दमनदीव पर भी अधिकार कर लिया। कालांतर में गोवा और दमनदीव पर भी अधिकार कर लिया था। ऐसा लिख लीजिए, कालांतर में बसीन क्षेत्र भी जीता। बसीन क्षेत्र भी जीता। ठीक है, क्योंकि गोवा और दमन तो पुर्तगालियों के अधीन ही रहे। कब तक? 1661 तक। तो अपन अगली हेडिंग डालेंगे, सरकारी दखल अंदाजी, या ऐसा डालो, पुर्तगाली व्यापार में सरकार का हिस्सा। पुर्तगाली व्यापार में सरकार का हिस्सा।
सरकार का हिस्सा। ठीक है, क्या होता भाई, पुर्तगाली व्यापारी जो एस्टाडो द इंडिया, मतलब वो तो यहाँ का साम्राज्य था, कंपनी का नाम नहीं था पुर्तगाल की, पहली बात तो ये बता दो। तो पुर्तगाली जो व्यापार कर रहे थे, व्यापारी थे, वो लोग यहाँ से जितना भी ले जाते उसका 25% राया लेता था टैक्स के रूप में, बाकी का बचा हुआ 75% वो अपने हिसाब से उसका रेट तय करते और उसका व्यापार करते थे। तो समझ रहे हो, 25% राया सीधा सीधा अपने लिए रखता था। तो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट है, जैसे संपूर्ण व्यापार में सरकार का 25% हिस्सा रहता था, जैसे संपूर्ण व्यापार में सरकार का 25% हिस्सा रहता था। पच्चीस % हिस्सा रहता था। ठीक है, किसका, सरकार का, सीधा सीधा सरकार का 25% हिस्सा रहता था, तथा शेष 75% को स्वयं कीमत तय करके बेचते थे, तथा शेष 75% को स्वयं कीमत तय करके बेचते थे। ठीक है, कितने को, 25%। अगली हेडिंग डाल लो, नवीन खोजें। क्या है, नवीन खोजें। पुर्तगालियों द्वारा नई नई खोजें कर ली गई थी। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा नई नई खोजें कर ली गई। लिखिए, ब्राजील की खोज, ब्राजील की खोज किसके द्वारा की, कैब्रोल, कैब्रोल द्वारा, जो द्वितीय आर्माडा लेकर आया ना भारत में 1500 सन 1500 में, वही कैब्रोल, ब्राजील की खोज की। इसके बाद ब्राजील की, जैसे ब्राजील की खोज तथा ब्राजील की खोज तथा अन्य बस्तियों की ओर, अन्य बस्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, मतलब अब क्या होता है, नई नई खोजें कर ली तो उनकी ओर अधिक ध्यान आकर्षित करने लगे ये लोग, पुर्तगाली लोग। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, धार्मिक नीतियां। हेडिंग डाल लो, धार्मिक नीतियां। इन्होंने क्या, अपने धर्म का प्रचार करने हेतु भारतीय धर्म में दखल अंदाजी शुरू कर दी थी। जैसे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, धार्मिक न्यायालय की स्थापना करना, जो मृत्यु दंड देता सूली पर चढ़ाकर, धार्मिक न्यायालय की स्थापना करना, जो कि सूली पर चढ़ाकर मृत्यु दंड की सलाह देता था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह करना, भारतीय स्त्रियों से विवाह करना, ठीक है, भारतीय स्त्रियों से विवाह करना, भारतीय मंदिरों को नष्ट करना, भारतीय
द्वीप को छोड़कर सभी मंदिर नष्ट कर दिए। भारतीय मंदिरों को नष्ट करना, और मैंने आपको बताया था अल्फांसो डिसूजा कहता है कि पुर्तगाली एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में क्रॉस लेकर आए थे। ठीक है, समझ। तो अगला पॉइंट है, अब हेडिंग डालना है पुर्तगालियों की देन, वो मैं लिखा चुका हूं अल्फांसो डिसूजा की ये कोटेशन लिखा चुका हूं मैं आपको। तो अगली हेडिंग डाल लो पुर्तगालियों की देन। क्या क्या देन थी वो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों की देन लिखिए। पहला पॉइंट, प्रिंटिंग प्रेस, पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की। कब? 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की। ठीक है, पुर्तगालियों की देन है। अगला पॉइंट लिखिए, पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की? गोवा में। अगला पॉइंट है जहाज निर्माण कला। भाई जहाज निर्माण कला हमें पुर्तगालियों से मिली, बेहतरीन जहाज निर्माण करते थे लोग। ठीक है, जहाज निर्माण कला। इसके बाद कुछ और सामग्री जैसे काजू, बादाम, तंबाकू, अनानास, काजू, बादाम, तंबाकू, अनानास, ठीक है, अनानास, मूंगफली, मूंगफली इत्यादि। ठीक है, ये सब हमें किसने दी? पुर्तगालियों ने। आलू भी था इसमें, है ना, आलू भी थे। आलू इत्यादि। और ये कहां से लेकर आए थे? लैटिन अमेरिका से ये लेकर आए थे, और लैटिन अमेरिका से पुर्तगालियों को मिले। ये कहां, देखो इनकी बात करें हम, ये कहां से लेकर आए? लैटिन अमेरिका से। किसको मिला? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों से किससे मिला? किसको मिला? भारतीयों, भारत। ठीक है, तो आज हमारी पुर्तगाल मतलब भारत में एक पुर्तगालियों की पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डच। क्या पढ़ेंगे? डच। इस तरह हमने 4 क्लास कंप्लीट कर ली, और अब आगे हमें क्या पढ़ना है? डच पढ़ना है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, सब्सक्राइब जरूर कर देना बंधु जाने से पहले।